तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें कल जो हमने बात की थी वो बात की थी कुछ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की, किस तरह से लार्ज अमाउंट पर जो एक सिस्टम है लार्ज अमाउंट का बना होता है और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक इंटेंसिव जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है या अंदर की होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी सब उस सिस्टम के जो अमाउंट है उस अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। और कुछ डिफरेंसेस हमने जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करती हैं। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो वो एक कंडीशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पर उस सिस्टम की है कि साहब उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है ना। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो जो सिस्टम है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट ये है। और अगर वो थर्मोडायनेमिक स्टेट में अगर चेंज हो जाए, वो हम जिस भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज करके उसकी स्टेट में चेंज लेकर के आएंगे उसे हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। और फिर हमने बात किया था कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो किसी भी सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उसकी अवस्था पर डिपेंड करते हैं, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। और अगर हम उन कंडीशन को किसी प्रॉपर्टी को चेंज करके अगर हम उसकी स्टेट चेंज कर दें तो हम ये कहेंगे कि वो एक स्टेट फंक्शन है। और वो स्टेट फंक्शन वो होता है जो स्टेट्स पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी जो स्टेट्स है, मतलब कि वो इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। और वो फंक्शंस जो इसकी स्टेट पे डिपेंड ना करके पाथ पे डिपेंड करते हैं कि साहब वो किस तरीके से आपको यहां से कहीं जाना है। तो आप सुबह चले और शाम को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, उस मंजिल पर पहुंच गए, तो वो है आपका स्टेट फंक्शन। कोई मैटर नहीं है कि आप रास्ते में कितना परेशान हुए, लेकिन अगर आप परेशानी को देखोगे तो वो आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, फिर वो आपका क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाता है। जिसका हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की थी कि अगर एक पहाड़ी के ऊपर अगर आपको जाना है तो आप इस रास्ते से इस तरह से भी जा सकते हो, और ये जो सर्पिलाकार जो रोड है इससे भी आप जा सकते हो। तो ज्यादा काम आपको तब करना पड़ेगा जब आप इस सर्पिलाकार रोड से जाओगे। तो जो वर्क है वो क्या होगा, हमारा पाथ फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये हमने कुछ जानने की कोशिश की थी। और उसके बाद में फिर हमने देखा था कि जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है। तो वहां पे हमने कहा कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वो अगर समय के साथ में चेंज ना हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम उसे बोलते हैं जो एक साम्य अवस्था होती है, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि आपके पास में अगर कोई एक सब्सटेंस है ए, है ना, और बी, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है ए, और बी जो है वो ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही, ठीक है। जैसे आप रस्सी खींचने वाला एक गेम खेलते हो, तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, ये भी इसको इस तरफ खींच रहे हैं, ये भी इसको इस तरफ खींच रहे हैं, और रस्सी बिल्कुल मूव नहीं कर रही। तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है वहां पे। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जब समय के साथ में किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में परिवर्तन ना हो तो उसे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसके लिए हमने थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी। और फिर हमने कुछ बात की थी कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं वो किस तरह के होते हैं। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम चेंज करते हैं तो वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें चेंज हो रहा है, वो जो पूरा ऑपरेशन हमने उसको चेंज करने में जो लगाया है, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं प्रोसेस। ये हमने कल कुछ बात की थी। और कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या होता है। तो आइसो मतलब समान, थर्मल मतलब ताप। तो हमने यहाँ कहा था कि जो टेम्परेचर है वो अगर हम कांस्टेंट रखते हैं किसी ऑपरेशन में या किसी प्रोसेस में, किसी प्रक्रम में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। कि वो जो प्रोसेस है वो हमने समतापीय रूप से किया है, तापमान को समान रखते हुए किया है,
ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ, और फिर हमने एक दूसरा सिस्टम देखा, दूसरा प्रोसेस देखा था जिसे हम बोलते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब जो समान वॉल्यूम रखता हो, ऐसा प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम चेंज ना हो, उस सिस्टम को हमने पढ़ा और बात की कि वो आइसोकोरिक सिस्टम क्या होता है। और फिर एक लास्ट में हमने सिस्टम पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक, जहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर सेम रहता है या वो प्रेशर चेंज नहीं होता। ठीक है, सो इस तरह से हमने कुछ 3 प्रोसेसेस की बात की थी। आज जो हम बात करेंगे, हम अगले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और वो प्रोसेस है 4th प्रोसेस हमारा, जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रम। एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रम। अब ये प्रक्रम क्या होता है या ये प्रोसेस क्या होता है, तो देखो इस प्रोसेस में जो हीट है वो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में नहीं होती। मतलब ये कि मान लीजिए कि ये आपके पास में एक सिस्टम है और इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया इंसुलेट। इंसुलेट का मतलब ये है कि हमने इसके चारों तरफ ऐसी दीवार लगा दी जिससे ना तो हीट अंदर जा सकती है और ना ही हीट बाहर आ सकती है। अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र, उसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया, ना इसमें मास जा सकता, ना एनर्जी जा सकती, कुछ नहीं जा सकता। तो हमारा मेन प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में करते हैं। ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है हमारी कि इस प्रोसेस को जब भी कराना होगा रुद्रोष्म प्रक्रम को, तो आपको विलगित तंत्र लेना पड़ेगा या आइसोलेटेड सिस्टम लेना पड़ेगा। अब आप यहां पर कोई रिएक्शन कराओ, मान लो कि आपने ए और बी की रिएक्शन करवाई और यहां पर सी बना, ठीक है ना। तो जो हीट है, क्योंकि हमें पता है आइसोलेटेड सिस्टम है तो हीट जो भी निकलेगी वो बाहर नहीं आ सकती। और अगर ये 2 तरह की रिएक्शन हो सकती है, ए और बी जब मिलेगा तो या तो वो रिएक्शन कैसी हो सकती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी। तो चाहे उसमें ऊर्जा निकल रही हो, चाहे उसको ऊर्जा देनी पड़ रही हो। तो अगर ये यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, तो एनर्जी जो निकलेगी, वो निकलने वाली जो एनर्जी है वो बाहर नहीं आ सकती, अंदर ही अंदर रहेगी। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अंदर का बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंक्रीज। और अगर हम एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें कि साहब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो अंदर जो भी हीट होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन बाहर से तो ले नहीं सकता क्योंकि आइसोलेटेड है, तो अंदर की ही हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस जो प्रोसेस है वो बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम किसी प्रोसेस को एक थर्मल इंसुलेशन में कराएं, ठीक है ना, जहां पर हीट कहीं पर भी आ जा नहीं रही है, इसलिए उसे हमने बोला थर्मल इंसुलेशन, मतलब हीट का आना जाना बंद है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं या रुद्रोष्म प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। अब चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, चक्रीय प्रक्रम वो होता है जिसमें सिस्टम एक बहुत सारे स्टेट चेंजेस उसमें आते हैं, उसकी जो अवस्थाओं में बहुत सारे परिवर्तन आता है और फाइनली वो यहां से चलता है और वापस उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और वापस अपनी
इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो इसकी जो इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था, और जो इसकी बाद की अंतिम अवस्था है, तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों एक पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इसकी एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती है, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम। आप देखो इसमें चक्र जो है वो पूरा हो गया। अब इसको समझते हैं, एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, वो ग्राफ क्या कहता है, वो ग्राफ कहता है कि मान लो कि हम यहां पर इस तरह का एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं प्रेशर, ये बढ़ता है इधर, इसको हम मान लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से। अब हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस ए पॉइंट से ये हमने चेंज किया और इसको बी में कन्वर्ट कर दिया, यहां ये बी पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखो कि ए से जब हम बी में इसको लेके गए, अवस्था में जब परिवर्तन हुआ, तो ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे प्रेशर एक जैसा है। ये देखो प्रेशर जो है वो क्या है, एक जैसा, यहां प्रेशर नहीं बदला। तो ये जो प्रोसेस होगा इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक समदाबीय प्रक्रम। यहां पे दाब जो है, वो जो प्रेशर है वो समान है। ठीक है, अब हम इसको क्या किया, हमने इसकी अवस्था परिवर्तन फिर की, और अवस्था परिवर्तन करके हम इसको यहां तक लेकर के आ गए। ये मान लीजिए कि ये पॉइंट सी पर आ गया। इस अवस्था में आप इसको देखो, इस अवस्था में आप देखो कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, जो आयतन है वो चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब सम आयतनीय प्रक्रम। इसमें आयतन बराबर है, इस बी पॉइंट में भी उतना ही आयतन है, और ये जो सी पॉइंट है उसमें भी उतना ही आयतन है। ठीक है, और हम वापस आ गए कहां पे, यहां सी पॉइंट से चले और फिर वापस हम जो है इस ए पॉइंट पर आ गए। तो देखो, ए से बी पर चले, बी से सी में आए, और सी से वापस ए में आ गए। और यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर प्रेशर में भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है। जब इस प्रोसेस को करते हैं, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है या रुद्रोष्म प्रक्रम है, इसको जब आप करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर के साथ में यहाँ पर प्रेशर भी कम ज्यादा होगा, और प्रेशर अगर कम ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम भी कम ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी से हम ए की तरफ आए हैं, ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है, और इन तीनों चक्रों को मिला करके, इन तीनों प्रोसेसेस प्रक्रमों को मिलाकर के आप देखो कि हम ए से चले बी में, और बी से चले सी पर, और सी से चले ए पर, तो ये पूरा का प्रोसेस कैसा हो गया, ये चक्रीय प्रक्रम हो गया कि ए से चले थे और वापस ए पर ही आ गए। तो हमारी जो इनिशियल स्टेट थी ये ए, हम इसको यूं चल करके और इस तरह से वापस यहां पर ही आ गए, ए पर ही। तो इस तरह से ये जो प्रक्रम होगा आपका, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो कई सारे चेंजेस लेता हुआ और वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस ये तीनों प्रोसेस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा सिस्टम जहां पर बहुत सारे चेंजेस हो और फाइनल हम कहां पहुंच जाए, हम उसी जगह पहुंच जाए जहां से हम चले थे। ठीक है, तो ये आपका चक्रीय प्रक्रम होगा। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे प्रक्रम इस ग्राफ से समझ में आ गए होंगे कि आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, और आपका चक्रीय प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसेस हैं, इनको हम और फर्दर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, और भी ज्यादा वर्गीकृत इनको कर सकते हैं। अब वर्गीकरण करने के लिए यहां पे दो तरह के सिस्टम आप पढ़ते हो, या दो तरह के प्रोसेस आप पढ़ते हो। एक पढ़ते हो आप इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक आप पढ़ते हो
रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इस पर हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इसे हम हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल मतलब जो प्रोसेस बार बार होता है ना, और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो जो बार बार नहीं होता, वो एक ही दिशा में चलता है। ठीक है ना, उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जो सही टर्म है हिंदी की वो मुझे अभी याद नहीं आ रही है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। अभी आप समझ जाओगे जब मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक कंटेनर है और मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये मैंने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आप समझते ही हो, ठीक है। आप अभी पिस्टन नहीं समझते हो तो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग पिचकारी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना। ये पिचकारी आपने देखी होगी इस तरीके की, और इसमें आप क्या करते हो, इस पिचकारी में इसको आप खींचते हो, है ना, और फिर इसको दबा करके और करते हो तो यहां से जो है वो रंग बाहर निकलता है। यही होती है ना पिचकारी। जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन तो जानते ही हो, है ना। तो वो जो जिसको आप दबा करके, जिस लीवर को आप ये दबाते हो, ठीक है ना, वो आपका पिस्टन है। ठीक है, जो अंदर बाहर जाता है ना। तो इस तरह की आपने एक ट्यूब ली, उसमें एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया। ठीक है, और ये पिस्टन कैसा है? ये पिस्टन ऐसा है जो वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस है। कैसा है? वेटलेस मतलब इसका कोई वेट नहीं है, कोई भार नहीं है, और फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब कोई भी घर्षण इसमें नहीं लगता। अब ये हमने वेटलेस और फ्रिक्शनलेस क्यों लिया है? हालांकि ऐसा ये आइडियल कंडीशन है, दिस इज आइडियल कंडीशन। और आइडियल वो होता है जो होता नहीं है। जो होती है चीज वो कैसी होती है? वो होती है रियल। ठीक है, आइडियल कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि ये वेटलेस है, इस पे किसी तरह का कोई वेट नहीं है। और हमने एक इसको लिया फ्रिक्शनलेस, मतलब घर्षण भी इसमें कुछ नहीं लग रहा है, यहां घर्षण भी कुछ नहीं लग रहा और इसका वेट भी कुछ नहीं है, ऐसा हमने पिस्टन लिया। और यहां पर हमने कोई एक जो गैस है वो गैस हमने यहां पर फिल की हुई है। ठीक है ना, ये गैस हमने फिल की हुई है। और अब हम क्या करते हैं कि यहां पर हम कुछ वेट रख देते हैं, वजन, है ना, छोटे छोटे बाट रख देते हैं 2-2 4-4 ग्राम के। ठीक है, ये 2-2 4-4 ग्राम के मैंने वजन रख दिए, और यहां पर इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ अंदर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है ना, तो हमने ये एक सिस्टम ले लिया, ये हमारा सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, ये जितने भी वेट रखे हुए हैं, ये जितने भी वेट रखे हुए, जो ग्रीन कलर के जो डॉट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे डॉट, अब देखो ये यहाँ पे वजन रखा हुआ है, तो ये जो गैस जो प्रेशर लगा रही है ऊपर की तरफ, और ये जो वजन इसके ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि हम इस पिस्टन का वजन तो कुछ मानते ही नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि वो वेटलेस है। तो जितना भी वजन होगा जो ये गैस ऊपर की तरफ लगा रही है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ये कुछ बाट रखे हैं छोटे छोटे, वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, और ये इस जगह पर आकर के रुका हुआ है ये पिस्टन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन जो ग्रीन कलर के जो बॉल्स हैं, जो वजन मैंने इस पे रखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं और एक साथ सारे के सारे इन वजनों को हटा देता हूं। सारे के सारे जो बॉल्स हैं इनको एक साथ हटा देता हूं। ठीक है, तो मान लो कि ये मैंने वजन एक साथ हटा दिए, ये सारे के सारे वजन जो हैं वो मैंने हटा दिए। जब हमने ये वजन हटा दिए यहां पे, तो होगा क्या? होगा ये कि ये पिस्टन, ये जो गैस है ये ऊपर की तरफ इसको प्रेशर लगा ही रही है,
और ये पिस्टन क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये पिस्टन यहां आ गया, ठीक है। और अब इसका वॉल्यूम जो है वो ये V2 हो गया, ये इतनी जो डिस्टेंस है ये इसने ट्रेवल की है। क्या ये वापस नीचे आ सकता है? नहीं आ सकता। इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट एक सिंगल स्टेप में कर दी जाए, ये सारा का सारा वजन एक साथ मैंने हटा दिया और ये एकदम से इस स्टेट से, जो इसकी V1 स्टेट थी, इससे ये V2 स्टेट में चला गया, ठीक है ना। ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय मतलब ये वापस नहीं आ सकता, अपनी इस V1 पर वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। और ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा यहाँ पे, जैसे पहले ये यहाँ पर बिल्कुल स्थिर था, अब जैसे ही वजन हटा लिया अब ये यहाँ पर जाकर के स्थिर हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है और इसका जो एंड पॉइंट है, इन दोनों ही पॉइंट्स पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, हम एक दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। ये मैं एक दूसरा सिस्टम बनाता हूं। हमने सेम उसी तरह का एक कंटेनर लिया है ना, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये, और मैंने क्या किया, यहां पे ये पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन, और इसमें कुछ ना कुछ गैस हमने फिल किया हुआ है, ये गैस हमने फिल किया हुआ है, और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, इसका प्रेशर जो है वो P1 है और टेम्परेचर जो है वो T1 है, ऐसा हम मानते हैं। और ये वही वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। और एक इक्विलिब्रियम में ये यहाँ पे है, ना तो ये अब ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और मैंने अब क्या किया, यहाँ पे कुछ वजन रखे हुए हैं इसके ऊपर, जैसे हमने पहले वाले पिस्टन में रखे थे, ऐसे ही हमने इसके ऊपर कुछ वजन रख दिए, ठीक है। ये वजन मैंने रख दिया इसके ऊपर। अब देखो बेटा, वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जितने भी वजन रखे हुए थे, ये सारे के सारे वजनों को एक साथ उठा दिया था, हटा दिया था, ये सारे के सारे वजन एक साथ हटा दिए, तो ये एकदम से ऊपर की तरफ आ गया था। यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, हम एक एक करके वजन हटाते हैं। ये पहले मैं एक ये हटाऊंगा, जैसे ही मैंने इसमें से एक बाट हटाया, ये वाला, ये जो बाट था यहाँ पे रखा हुआ, इस बाट को मैंने यहां से हटा दिया, तो ये पिस्टन क्या करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा ऊपर की तरफ, और ये पिस्टन अब यहां आ जाएगा। अब ये पिस्टन कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा वजन अगर हटाता हूं, यहां से ये दूसरा वजन मैं हटा देता हूं, तो ये पिस्टन क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, यहां चला जाएगा। इसके बाद में फिर मैं एक और वजन हटाता हूं, फिर एक और वजन हटाता हूं, तो धीरे धीरे मैं जैसे जैसे बटन हटाता जाऊंगा, ये पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, उसके बाद यहां आ जाएगा, उसके बाद यहां आ जाएगा, लास्ट में जाकर के, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं वजन हटाता जाऊंगा, ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। क्यों करता रहेगा, क्योंकि जो गैस ऊपर प्रेशर लगा रही है, और ये जो वजन जो रखा हुआ था, ये प्रेशर जो लगा रहा है, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, और जैसे ही वजन हटता है तो जो नीचे का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है, ऊपर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो नीचे की जो गैस है ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। फिर मैं दूसरा वजन हटा दूंगा, तो नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर दोनों में फिर डिफरेंस आ जाएगा, और फिर ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसे कर करके थोड़ा 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 करके एक एक वजन हटा करके मैं इसको यहाँ पहुंचा देता हूँ। तो मैंने इस वाले प्रोसेस में और इस वाले प्रोसेस में सेम काम किया। यहाँ पे मैंने एक साथ वजन हटाए, और यहाँ मैंने एक एक करके वजन हटाए। अब एक बात ये सोचो कि जब मैंने इस पिस्टन को लिया यहाँ पे, और यहाँ पर कई सारे जो वजन थे, और एक वजन मैं जब यहाँ पर हटाता हूं तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और मैं वापस से अगर वजन रख दूं तो ये वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं
सेम प्रोसेस जब मैं ये धीरे 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 करता रहता हूं और एक एक वजन हटाऊं, ऊपर वापस रख दूं, हटाऊं वापस ऊपर रख दूं, तो क्या होगा, सिस्टम बार बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें वजन रखने पर और वजन हटाने पर जो प्रोसेस है, ये जो पिस्टन है, ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। और वापस अपनी जगह पे कोई चीज आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ वजन हटाने पर जो मेरा प्रोसेस हो रहा है वो कैसा है, इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है। और अगर मैं थोड़ा 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 उसमें चेंज कर रहा हूं वजन हटा करके, तो ये पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, फिर मैं वापस वजन रखूंगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे वापस उतनी अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा, फिर मैं अगर वजन हटा लूं फिर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्रोसेस को जहां पर वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे लाया जा सकता हो, थोड़ा सा चेंज हम इसमें करके, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो छोटे छोटे चेंजेस करने पर हमें मिलती है। मतलब ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, और इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करने पर हमें ये स्टेट मिल रही है। और यहाँ पर एक साथ हमने सारे के सारे वजन हटा लिए थे तो हमें वो स्टेट मिली थी। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आप लोगों को समझ में आ गया कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। यहाँ पर हमने बहुत सारे नंबर ऑफ चेंजेस किए, नंबर ऑफ चेंजेस के बाद हमें ये स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट मिला है। बहुत सारे चेंज, यहाँ पे मान लो हमने लाखों बाट रख रखे हैं, हजारों बाट रख रखे हैं, और यहाँ पे हमने उन बार्ट्स को, वही हजारों लाखों रखे हुए थे लेकिन एक साथ उन बार्ट्स को हटा दिया या उन वजनों को हटा दिया, और यहाँ पर हमने धीरे धीरे हटाया है ना, उन हजारों बाटों को एक एक करके हटाया है। तो इस तरह का प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस है वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें अगर आप लोगों से कोई डिफरेंस पूछने लगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे चेंज हम करते हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम जो हमारा इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, इसमें पहुंचने के लिए हम एकदम से चेंज कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और इरिवर्सिबल में हम एकदम से चेंज कर देते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस होता नहीं है। ठीक है ना, हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ना तो हमारे पास में वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और ना ही हम बहुत छोटा छोटा चेंज कर पाते। ठीक है, तो ये एक तरह का इमेजिनरी प्रोसेस है, जबकि ये वाला जो प्रोसेस है हमारा जो इरिवर्सिबल है, ये हमारा रियल प्रोसेस है जिसे हम एक्चुअली में करते हैं। ठीक है, इसी तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस को आप और बता सकते हो कि यहां जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो हर छोटे छोटे स्टेप पर होगी। मतलब वो इस जगह पे जब पहुंचेगा तब भी इस जगह पे जब पहुंचेगा तब भी ये आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि अगर ये पिस्टन यहां पर है और इसमें जो गैस है ये ऊपर जो प्रेशर लगा रही है, जब मैं यहां से बाट हटा लूंगा तो ये जो पिस्टन है जब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक है ना, तो ये जो नीचे से प्रेशर लग रहा है और जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वेट के थ्रू, ये इसको एक इक्विलिब्रियम या एक साम्यावस्था प्रोवाइड करते हैं। मतलब दोनों का प्रेशर जो है वो बराबर हो जाता है। यहां पर जितना प्रेशर है अंदर और जो बाहर प्रेशर है, तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर रहते हैं। लेकिन अगर हम यहां बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो या तो इनिशियल स्टेट में होगा या इस फाइनल स्टेट में होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें बीच में हजारों पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है। एक और डिफरेंस है कि
इस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम जब चाहे तब वापस लेकर के आ सकते हैं। मतलब यहां पर मैंने बाट हटाया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, मैं वापस बाट रख दूंगा, ये वापस नीचे आ जाए। ठीक है ना? किसी भी स्टेप पर मैं इसको अपनी पुरानी वाली जो जगह है या इसको उल्टा घुमा सकता हूं या उल्टा रिवर्स कर सकता हूं। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसमें वह वापस एक साथ वजन हटा दिया, एंड पॉइंट पहुंच गया, अब मैं दोबारा से सारे के सारे वजन क्यों ना रख दूं, ये उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं आएगा जो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है ना? और ऐसा करना मुमकिन भी नहीं है। ठीक है? क्योंकि एनवायरमेंट में, नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, वो वापस नहीं हो सकते। जो एक बार चीज हो गई वो हो गई। ठीक है ना? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्चुअल प्रोसेस है, जो रियल प्रोसेस है, वो इरिवर्सिबल होता है, और ये वाला जो है वो आइडियल है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ये आइडियल है, और साथ में क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्योंकि एक एक छोटा छोटा वाट हटाऊंगा, हजारों वाट रखे हुए हैं, हजारों वजन रखे हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हटाऊंगा, फिर इस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक लेके जाऊंगा। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जबकि यहाँ क्या होता है, हम एक साथ हटा लेते हैं और एक साथ एक फास्ट स्पीड में या बहुत तेजी से ये प्रोसेस हो जाता है। एक और डिफरेंस है कि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक क्यों है? साइक्लिक इसलिए क्योंकि हम इसको वापस लेकर आ सकते हैं। हम जहां से चले, यहां पहुंचे, वापस बाट रख दो, ये वापस यहां आ जाएगा अपनी पुरानी जगह। जबकि अगर हम इस इरिवर्सिबल सिस्टम की बात करें तो ये कैसा है, ये नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ये वापस अपनी पुरानी जगह पे नहीं आ सकता। और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसे मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूं, वो कौन सा डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि जब हम इस इरिवर्सिबल सिस्टम में बात करते हैं, इस अनुक्रमणीय प्रक्रम में बात करते हैं, तो इस प्रक्रम के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क जो है वो होता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क क्यों होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मैक्सिमम वर्क इरिवर्सिबल सिस्टम में क्यों होता है। ठीक है? तो वापस मैं इसी पिस्टन को बनाता हूं। ये मैंने वापस से ये बनाया, ये मैंने पिस्टन लगाया, ये सिस्टम में ये पिस्टन मैंने लगा दिया। अब इसमें कुछ गैस भरी हुई है, गैस भरी है तो कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही होगी। जो बाट इस पर ऊपर रखे हुए हैं वो कुछ ना कुछ नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है? और मैं ऐसा मानता हूं कि अंदर का जो प्रेशर है वो मान लीजिए कि वो प्रेशर है आपका 100 यूनिट्स और बाहर का जो प्रेशर है वो क्या है, 100 यूनिट्स। तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, ये पिस्टन जो है वो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक बाट हटा लेता हूं। ये मैंने एक बाट यहां से हटा लिया। जैसे ही मैं इसका एक बाट हटाऊंगा तो ये जो पिस्टन है, बाट हटाने पर ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो कि ऊपर का प्रेशर हो गया 98 और अंदर का प्रेशर क्या है, अंदर का प्रेशर वही है, कितना, 100 ही तो बताया। और यहां बाट हटाने पर ये अब 98 रह गया। जब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो अंदर जो प्रेजेंट गैस है वो क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ धक्का देगी। ठीक है ना? अब देखो, जब दो बराबर, अब देखो 98 और 100 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब दो ज्यादा बलवान लोग होते हैं ना, जब आप इस रस्सी को खींच रहे थे, यहां पर कुछ बड़ा एक व्यक्ति है और यहां पर एक छोटा सा व्यक्ति है, तो ये आराम से रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा तुरंत। लेकिन यहां पर भी बराबर साइज का अगर हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां पर देखो 98 यूनिट्स और यहां पर 100 यूनिट्स वो है प्रेशर, तो इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको ऊपर उठाने में। ठीक है ना? तो ये जो पोजीशन यहां थी, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया और ज्यादा मेहनत के साथ। फिर क्या हुआ, फिर हमने यहां से और प्रेशर हटा दिया, तो अब मान लो कि ये प्रेशर हो गया 96। ठीक है ना? और अंदर प्रेशर कितना था, 98, क्योंकि दोनों बराबर हो गए थे ना अभी। अंदर प्रेशर 98, अब ये हो गया 96। अब वापस क्या होगा,
फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर ये थोड़ा सा और प्रेशर मेहनत करेगा और थोड़ा सा और मेहनत करेगा, इस पिस्टन को थोड़ा सा और ऊपर लेकर के आएगा और इसका प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों 96 हो जाएंगे। फिर हम एक बात और उठाएंगे, अब मान लो कि ये हो गया 95, अब ये 96 है, ये 95 है, ये थोड़ा सा और प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ, बल लगाएगा और ये ऊपर आएगा। ऐसे करते 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 आप ये देखो कि कितना ज्यादा प्रेशर उसको लगाना पड़ रहा है और फिर ये फाइनल स्टेट में यहाँ पर आ जाता है। तो आप इस प्रोसेस में आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। और जबकि इस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने एकदम से हटाया सारे के सारे वजन और एकदम से ये ऊपर आ गया। क्या मेहनत करनी पड़ी? जो भी प्रेशर यहाँ पे अंदर था उसने एक साथ ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पर मैक्सिमम वर्क नहीं होगा, बल्कि मैक्सिमम वर्क कहाँ होगा? इस इरिवर्सिबल सिस्टम में जो मैक्सिमम वर्क है वो होगा। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि एक क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है ना, एक स्टूडेंट ए और ये स्टूडेंट बी। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये जो बी है ये बहुत कम इंटेलिजेंट है। ये स्कोर करता है 95%, ये स्कोर करता है 30%। तो इसका और इसका कोई कंपटीशन है क्या? ये मेहनत नहीं भी करेगा तो भी इससे पास हो जाएगा, इससे ज्यादा नंबर आएंगे इसके। लेकिन अगर दो स्टूडेंट ऐसे हो ए और बी, ये 95% लेकर के आता है और ये 96% लेकर के आता है, तो इसको ए को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बी तक पहुंचने में। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से ये जो इरिवर्सिबल सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वर्क होता है, ठीक है। तो ये कितना वर्क होता है, ये मैक्सिमम वर्क किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कल बात करेंगे जब हम वर्क पढ़ेंगे। अभी जो हम बात कर लेंगे वो ये है कि मैंने आप लोगों को सिस्टम्स के बारे में बताया, मैंने आपको कुछ पाथ फंक्शंस के बारे में बताया, मैंने आपको प्रोसेसेस के बारे में बताया, कुछ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बताया। और एक और टर्म हम अब जो देखने वाले हैं वो ये है कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हमेशा काम आती हैं। थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो हम काम में लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय, ये दो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आप हमेशा पढ़ते हो। एक पढ़ोगे आप हीट, बार बार जैसे अब हमने उसको हीट दी, उससे हीट निकली। और एक दूसरी क्वांटिटी आप पढ़ते हो वर्क, कि हमने सिस्टम पर काम किया या सिस्टम के द्वारा काम हुआ, हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम ने हीट दी या सिस्टम ने हीट ली। तो हीट और वर्क दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका इस्तेमाल थर्मोडायनेमिक्स में बार बार होता है। और ये हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्या होती हैं, हीट क्या होती है और वर्क क्या होता है। तो इनको हम पढ़ेंगे बेटा कल।